हेलो स्टूडेंट्स, हाय, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग विद दिव्या। कैसे हैं आप लोग सब लोग स्टूडेंट्स? आज काफ़ी दिनों के बाद क्लास हो रही है और जो कि बोर्ड पर होने वाली है। तो आज मैं आपको दोबारा से समझाने जा रही हूँ क्या बीएमआर, बेसल मेटाबॉलिक रेट की आज हम बात करेंगे। मैं इसको पढ़ा चुकी हूँ, इस टॉपिक को मैं पहले भी क्लियर कर चुकी हूँ, लेकिन अभी लेटेस्ट हमने हमारे टेलीग्राम चैनल पर एक पीवाईक्यू पेपर सॉल्व किया 2010 का। वहाँ पर एक क्वेश्चन आया हुआ है, पीवाईक्यू है, प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है, बीएमआर से रिलेटेड है। उसका आंसर वहाँ पर गलत है, प्रैक्टिस सेट में आंसर गलत है। तो मैं उसको क्लियर करूँगी कि वो क्यों गलत है, क्या रीज़न है उसके गलत होने के। तो आज हम उसी की बात करेंगे स्टूडेंट्स। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। आप लोग क्लास को ज्वाइन कर लीजिए, लाइव चैट में कनेक्ट हो जाइए और टॉपिक को ध्यान से समझिएगा। इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, मैं आपको एक ऑथेंटिक बुक के साथ आज इसको एक्सप्लेन करूँगी ताकि आपका जो भी डाउट है वो क्लियर हो सके। लेट्स स्टार्ट द टॉपिक स्टूडेंट। चलिए स्टार्ट करते हैं। गिव मी अ सेकेंड। हाँ जी, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो बीएमआर क्या होता है, व्हाट इज बेसल मेटाबॉलिक रेट। बीएमआर क्या है? तो आप सबको पता है कि बीएमआर मतलब हमारे बॉडी की इंटरनल फंक्शंस को, हमारे बॉडी के जो इंटरनल जो वाइटल मेन फंक्शंस हैं, जैसे आपके ब्रीदिंग है, सर्कुलेशन है, डाइजेशन है, ट्रांसपोर्टेशन है। भाई आपके शरीर में कंटिन्यूसली आप सांस ले रहे हैं, ब्रीथ कर रहे हैं, इसके लिए आपको एनर्जी चाहिए कि नहीं चाहिए? आपकी जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं, जो आंतरिक अंग हैं, वो कंटिन्यूसली वर्क कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? उनको कार्य करने के लिए जो आपके ऊर्जा चाहिए, जो एनर्जी चाहिए, वही है आपके बेसल मेटाबॉलिक रेट। ये तो आपको पता ही है। बेसल से आप ये समझिए बेसिक्स, आपके बेसिक्स फंक्शन, आपके शरीर के जो वाइटल इंपॉर्टेंट फंक्शंस होते हैं, जितनी भी इंटरनल एक्टिविटीज होती हैं, आपके बॉडी कंटिन्यू वर्क करती रहती है। चाहे आपका ब्रेन कंटिन्यू वर्क, आप सो जाते हैं तब भी आपकी बॉडी वर्क करती रहती है, ठीक है। डाइजेशन, अगर आपने खाना खाया तो डाइजेशन हो रहा है, कंटिन्यूसली ब्लड सर्कुलेट हो रहा है, आप ब्रीदिंग कर रहे हैं, ऑक्सीजन इनहेल कर रहे हैं, CO2 बाहर निकाल रहे हैं। ये सारे वाइटल फंक्शंस हैं, इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं। इनको करने के लिए आपकी बॉडी को, आपके इंटरनल ऑर्गन्स को काम करने के लिए कुछ एनर्जी की रिक्वायरमेंट पड़ती है, उसी को हम बेसल मेटाबॉलिक रेट कहते हैं। ये बात मैं आपको पहले भी क्लियर कर चुकी थी कि बीएमआर क्या है। Amount of energy needed to maintain vital functioning within the body, that is respiration। शरीर के आंतरिक अंगों को, रेस्ट का मतलब एट रेस्ट, मतलब रेस्ट पर हैं आप किसी भी तरीके की, वो तो हम जब उसको कैलकुलेट करते हैं तो हम एट रेस्ट होना चाहिए, मतलब फिजिकल मेंटली हम किसी भी तरीके से परेशान ना हो, तब बीएमआर को कैलकुलेट किया जाता है। वो बात मैं पहले भी कर चुकी हूँ। लेकिन व्हाट इज बीएमआर? तो शरीर के आंतरिक अंगों को काम करने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम बीएमआर कहते हैं। आपके जो भी वाइटल फंक्शंस है, ब्रीदिंग है, सर्कुलेशन है, डाइजेशन है, ट्रांसपोर्टेशन है, एटसेट्रा, एक्सक्रीशन है, कुछ भी आपके शरीर के अंदर जो काम हो रहा है, हम उन ऑर्गन्स को भी तो काम करने के लिए एनर्जी चाहिए कि नहीं चाहिए? वही आपके बीएमआर है, ठीक है, सिंपल। अब इसे कैसे मेजर करते हैं? तो मैंने आपको बताया था कि भाई खाना खाए हुए आपको 10 से 12 घंटे हो जाए, मतलब प्रॉपर आपका डाइजेशन हो जाए, आप प्रॉपर नींद ले चुके हो, आप रेस्ट की कंडीशन में हो। रेस्ट का मतलब आप सो नहीं रहे हो, आप किसी भी तरीके से फिजिकली परेशान ना हो, आपने कोई भी मेंटली परेशान ना हो, आपने कोई भी फिजिकली काम ना किया हो, किसी भी तरीके से आप काम करके, बर्तन धोकर, झाड़ू पोछा करके ना बैठे हो, तब बीएमआर कैलकुलेट नहीं करते। बीएमआर तब कैलकुलेट करते हैं किसी भी इंसान का जब वो बिल्कुल रेस्ट की कंडीशन में होता है, उसका डाइजेशन प्रॉपर हो चुका हो, वो अच्छी खासी नींद ले चुका हो, फिजिकली परेशान ना हो, मेंटली स्ट्रेस में ना हो, तब उसका बीएमआर कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। ये सारी बात कर चुके हैं, ये सारी बात आपको पता भी है। अब कुछ फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं आपके बीएमआर को, फैक्टर्स, जहां से वो क्वेश्चन है, ठीक है। कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं, कौन कौन से ऐसे कारण हैं या कारक हैं जो हमारे बीएमआर, जिससे हमारा प्रभावित होता है, ठीक है। ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं? बहुत से फैक्टर्स होते हैं, जिसमें सबसे पहले आपके एज को हम लिखते हैं। सेक्स मतलब यहाँ पे जेंडर की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? जेंडर की बात हो रही है। तो आपको पता है कि फीमेल्स में जो है वो आपके बीएमआर कम होता है
चूंकि और मेल में जो है आपके BMR ज़्यादा होता है, मेल में BMR ज़्यादा होता है, ठीक है, फीमेल का BMR आपके कम होता है। ऐसा क्यों होता है, मैंने आपको समझाया था, क्योंकि फीमेल के पास आपके एडिपोज टिश्यूज़ हैं। फीमेल्स देखिए जनरली मेल की तुलना में जल्दी मोटी हो जाती हैं। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हमारे पास एडिपोज टिश्यू है। ये जो सारा टिश्यू होता है ये जगह जगह होता है, ये एडिपोज टिश्यू होता है। यहाँ पर हमारे जो मतलब उनकी बॉडी में ही इन जनरल उनकी बॉडी में एडिपोज टिश्यूज है, जबकि मेल के पास क्या है, लीन बॉडी मास है, जिसकी वजह से मेल जो है थोड़ी भी एक्टिविटी करते हैं या मसल्स वगैरह बन जाती हैं उनके, तो उनका BMR हाई होता है, जबकि वहीं फीमेल का BMR जो होता है कम होता है। क्यों कम होता है, क्योंकि उनके पास एडिपोज टिश्यूज होता है, ठीक है। अगर एज की बात करें तो जीवन के शुरू के 2 साल में आपके BMR जो होता है बहुत हाई होता है, एकदम हाई होता है, और धीरे धीरे करके इसमें जो है आपके स्लोलीनेस आने लगती है, मतलब ये डिग्रेड होता रहता है। जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी वैसे वैसे BMR भी कम होता चला जाएगा। जितने आप फिजिकल एक्टिव होंगे उतना आपका BMR अच्छा होगा, ठीक है। ऐसे करके बहुत सारे इसके फैक्टर्स हैं, अभी मैं बात भी करूंगी। जो मेन फैक्टर है जिसकी वजह से मैंने इसको वीडियो को बनाया है, वो मेन फैक्टर वो हम देख लेते हैं, वो क्वेश्चन क्या था, ठीक है। मैं वो क्वेश्चन यहाँ लिखने जा रही हूँ। सबके पास प्रैक्टिस सेट होगा, अपना प्रैक्टिस सेट निकाल लीजिए। 2010 में TGT में एक क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन था आपके थायराइड ग्रंथि से, ठीक है, थायरॉक्सिन अधिक स्रावित होने पर, थायरॉक्सिन अधिक स्रावित होने पर, ठीक है। ऑप्शंस है A, B, C, D। BMR बढ़ जाता है, ठीक, BMR कम हो जाता है, ठीक है। थर्ड ऑप्शन है आपके पास इनमें से दोनों, मतलब बोथ, दोनों काम हो जाते हैं, या फिर नन ऑफ देम, इनमें से कोई भी नहीं। आंसर करिए, आपने क्या आंसर करा है, आपको रटा हुआ है, आप लोगों ने प्रैक्टिस सेट को रट लिया है। मतलब मैंने देखा अभी जब लेटेस्ट वो हमने प्रैक्टिस सेट किया है, संडे को सॉल्व किया है, तो मैंने देखा मैक्सिमम बच्चों ने आंसर गलत किया है, क्योंकि उन्होंने उसको रट लिया है। कॉन्सेप्ट को क्लियर करने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर प्रैक्टिस सेट में दिया हुआ है तो हमें रट लेना चाहिए, उससे क्या फ़र्क पड़ता है, आंसर कुछ भी हो, कॉन्सेप्ट कुछ भी हो, हमने रट लिया है, क्योंकि उन्हें लगता है आयोग ने आंसर दिया है। आपके पास आयोग की आंसर की है, आपको पता है, आप 100% क्लियर हैं कि ये आंसर आयोग ने दिया है। 2010 का आपके पास आंसर की है, हाँ, मतलब आप थोड़ा तो दिमाग लगाइए आप लोग। चलिए फिलहाल आंसर कीजिए, इसका क्या आंसर हो जाएगा। थायराइड ग्लैंड एंडोक्राइन ग्लैंड है आपके, और एक बहुत ही तगड़ी ग्लैंड है थायराइड ग्लैंड, ठीक है। बाइलोब्ड ग्लैंड होती है, बटरफ्लाई शेप होती है इसकी, आपको बता चुकी हूँ मैं। बाइलोब्ड ग्लैंड है, हमारे गले में आपके ये प्रेजेंट होती है। इसमें 4 पैराथायरॉइड ग्लैंड होती हैं इसी में लगी हुई, बहुत तगड़ी ग्लैंड है। इसमें से एक बहुत तगड़ा हार्मोन सिक्रीट होता है जिसे हम थायरॉक्सिन कहते हैं। ये इतना तगड़ा होता है कि ये हाइपोथैलेमस से सिक्रीशन तो निकलती है, हाइपोथैलेमस से, इसके लिए हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करता है, पिट्यूटरी फिर TSH निकालती है, थायराइड तो उस पर थायराइड ग्लैंड पे काम करता है TSH, फिर थायरॉक्सिन निकलता है, लेकिन फिर ये अपनी सिक्रीशन खुद बंद करवाता है। हाइपोथैलेमस से इसको बंद कराने के लिए कोई दूसरा हार्मोन नहीं निकलता है। ये मैं आपको पूरा पढ़ा चुकी हूँ, जब मैंने आपको हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी पढ़ाया था तो आपको मैंने अच्छे से समझाया भी था। यहाँ पर आंसर करते हैं बच्चे, जो कि दिया हुआ है उनके प्रैक्टिस सेट में कि BMR कम हो जाता है। आंसर जो दिया हुआ है वो है BMR कम हो जाता है, जो कि बिल्कुल गलत है, रॉन्ग, एकदम रॉन्ग, ठीक है। आंसर होगा अधिक श्रावण पूछा है ना, अधिक श्रावण मतलब ज़्यादा सिक्रीट हो रहा है तो BMR आपके बढ़ जाता है, और ये 100% बात सही है। BMR को आपके एंडोक्राइन ग्लैंड्स बहुत ज़्यादा प्रभावित करती हैं। उसमें जो सबसे मेन ग्लैंड प्रभावित करती है आपके, वो थायराइड ग्लैंड प्रभावित करती है। अब मैं आपको इसको एक्सप्लेन करती हूँ एक ऑथेंटिक बुक के साथ, जो कि है आपके, ये आपको सबको दिखाई देगी, न्यूट्रिशन साइंस की बुक है B श्री लक्ष्मी जी की, ठीक है। सबको दिखाई दे रही है, देखो 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 देखो, अच्छे से दिखाई दे रही है, मैं पास में ला के दिखाती हूँ, सबको दिख रहा है। ये 7th एडिशन है, लेटेस्ट 7th एडिशन है,
और बी श्री लक्ष्मी जी की बुक है, मुझे मेरे एक स्टूडेंट ने गिफ्ट की है, रूबी जी ने आई थी मेरे से मिलने, उन्होंने मुझे एक बुक गिफ्ट की है, थैंक यू रूबी जी। अब मैं इसमें से आपको पढ़ के सुनाती हूँ, फिर एक्सप्लेन करती हूँ। बीएमआर का चैप्टर मैंने खोल लिया है, देख लीजिए सब लोग, सबको दिख रहा है, सबको दिख रहा है, ठीक है। देखिए, एंडोक्राइन ग्लैंड, द हार्मोन थायरॉक्सिन कंटेन आयोडीन। ऑब्वियसली हमें पता है, मैंने आपको पढ़ाया, हमारी बॉडी में जो आयोडीन है, जो आपके आयोडीन खनिज है, मिनरल है, इसका यूज़ कौन करता है? इसका यूज़ कहीं नहीं है बॉडी में, इसका यूज़ केवल थायराइड ग्लैंड करती है, ठीक है। इज सिक्रेटेड द थायराइड ग्लैंड एंड इट इज अ पावरफुल स्टिमुलेटर ऑफ मेटाबॉलिज्म। कौन? थायरॉक्सिन हार्मोन एक पावरफुल स्टिमुलेटर है आपकी बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज्म के लिए। आपके बॉडी में जब मेटाबॉलिज्म चलता है, उपापचय या चयापचय जो क्रियाएं चलती हैं, उसके लिए। डेविएशन इन बेसल मेटाबॉलिज्म ऑफ मोर देन 20% फ्रॉम द नॉर्मल प्रेडिक्टेड लेवल ऑलमोस्ट ऑलवेज इंडिकेट सम प्रॉब्लम इन द थायराइड फंक्शन। कभी भी अगर आपके थायराइड के फंक्शंस में प्रॉब्लम आती हैं तो आपके बेसल मेटाबॉलिज्म में भी दिक्कत होगी। ये कि क्या दिक्कत होगी, अब आप सुनिएगा, ठीक है। मैं ये रब कर रही हूँ, बहुत ध्यान से सब सुनेंगे। मैं बहुत ही आपको ऑथेंटिकेट बुक है ये, बहुत ज़्यादा, उससे आपको मैं ये क्लियर कर रही हूँ, ठीक है। इन हाइपोथायरॉयडिज्म, इन हाइपोथायरॉयडिज्म किसकी बात हो रही है? हाइपोथायरॉयडिज्म। क्या होता है हाइपोथायरॉयडिज्म? मतलब हाइपो मतलब SIM, ठीक है, ISM, ISM। हाइपोथायरॉयडिज्म क्या होता है? कम। हाइपो मतलब कम। इन हाइपोथायरॉयडिज्म दैट इज थायरॉक्सिन हार्मोन बॉडी में कम सिक्रीट हो रहा है, थायरॉक्सिन हार्मोन बॉडी में कम सिक्रीट हो रहा है। BMR में भी डिप्रेस्ड मतलब कम। BMR में भी डिप्रेस्ड as much as 30% as a result of under secretion of hormone। क्या बोल रही है बुक? इन हाइपोथायरॉयडिज्म मतलब आपके थायराइड ग्लैंड से जो है वो जो आपकी थायरॉक्सिन हार्मोन है वो कम सिक्रीट हो रहा है, तो BMR 30% कम हो जाएगा। BMR 30% कम हो जाएगा। थायरॉयडिज्म है आपके हाइपो मतलब कम, हाइपर मतलब ज्यादा। कहते हैं ना, अरे हाइपर क्यों हो रहे हो यार जरा सी बात पे। हाइपर मतलब ज्यादा, हाइपो मतलब कम, ठीक है। नेक्स्ट, पीपल विद हाइपोथायरॉयडिज्म, वह लोग जिनमें हाइपोथायरॉयडिज्म की दिक्कत होती है, जिनकी थायराइड ग्लैंड थायरॉक्सिन का जो स्रावण है, जितना थायरॉक्सिन चाहिए उतना सिक्रीट नहीं कर पाती है, थायरॉक्सिन हार्मोन बॉडी में कम सिक्रीट हो रहा है, हैव लो टोटल एनर्जी नीड्स, ठीक है। उनके एनर्जी नीड्स कैसी हो जाती हैं? लो, सो दे गेन वेट इजिली। तभी आपने देखा होगा जो बंदे जिनको थायराइड की दिक्कत होती है, आपने किसी में देखा होगा, मोस्टली देखा होगा आपने, उनका वेट बहुत ज़्यादा हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि उनका BMR कम हो जाता है। बेसल मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ उनकी कम हो जाती हैं, बेसल मेटाबॉलिक फंक्शंस उनके कम हो जाते हैं। हमने क्या कहा? जितने आप फिजिकल एक्टिव होंगे उतना आपका BMR ज़्यादा होगा, हाई होगा। जीवन की शुरुआत के 2 साल में BMR हाई होता है, धीरे धीरे जैसे जैसे डिक्रीज होती जाएगी आपकी एज, आपका BMR भी कम होता चला जाएगा। पुरुषों में ज़्यादा है क्योंकि उनके पास लीन बॉडी मास है, फीमेल्स के पास एडिपोज टिश्यू है, इसलिए फीमेल्स का भी BMR कम है। आपका सोते समय BMR कम है, ठीक है। प्रेगनेंसी में BMR ज़्यादा है, क्यों? क्योंकि बेबी अंदर पल रहा है, उसके लिए ज़्यादा वाइटल फंक्शनिंग करनी पड़ रही है इंटरनल ऑर्गन्स को। मैंने वो वीडियो आपको दिखाया था, कितना ज़्यादा फंक्शन कर रहे थे वाइटल ऑर्गन्स, ठीक है। सुनिए, ध्यान से सुनिए। People with hypothyroidism have low total energy needs, so they gain, वो gain कर लेते हैं weight easily, ठीक। In hyperthyroidism, in hyperthyroidism, ठीक है, in hyperthyroidism, hyper मतलब सिक्रीशन ज़रूरत से ज़्यादा हो रहा है, थायराइड ग्लैंड से सिक्रीशन थायरॉक्सिन का ज़्यादा हो रहा है। बेसल मेटाबॉलिज्म इज एलिवेटेड,
not depressed, is elevated to 50 to 70% above the normal level due to over secretion of thyroxine. Over secretion of thyroxine, ठीक है, कितना बढ़ जाता है? 50 से 70%. कितना बढ़ जाता है? 50 से 70% आपका BMR हाई हो जाता है. BMR हाई हो जाता है, ठीक है. कब हाई हो जाता है आपके 50 से 70%? लिखा है ओवर सिक्रीशन ऑफ थायरॉक्सिन. ओवर सिक्रीशन ऑफ थायरॉक्सिन, ठीक है. आपका क्वेश्चन क्या था? आपका क्वेश्चन था थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन अधिक स्रावित होने पर, अधिक स्रावित मतलब ओवर सिक्रीशन होने पर, ओवर सिक्रीशन होने पर BMR कम होगा बढ़ेगा? आंसर करिए. अब आप आंसर करिए, क्या होगा? BMR बढ़ेगा कम होगा? जल्दी बताइए. अगर थायरॉक्सिन ज़्यादा सिक्रेट हो रहा है, BMR भी ज़्यादा हो जाएगा, 50 से 70% ज़्यादा हो जाएगा. अगर आपकी बॉडी में थायरॉक्सिन कम स्रावित हो रहा है, BMR 30% गिर जाएगा, 30% कम हो जाएगा और वो व्यक्ति वेट गेन कर लेगा. उसे मोटा कहना गलत बात है, उनकी गलती नहीं है, उनकी बेचारों की थायराइड ग्लैंड ही वर्क नहीं कर पा रही है, थायरॉक्सिन ही सही से स्रावित नहीं हो रहा है, जो कि मेटाबॉलिज्म में पावरफुल रोल अपना प्ले करता है. पावरफुल रोल, ठीक है, ये लिखा है पावरफुल स्टिमुलेटर ऑफ मेटाबॉलिज्म. इस पेज की इमेज भेज दूंगी मैं आप लोगों को, आप लोग और अच्छे से पढ़ सकते हैं, ठीक है. ये बी श्री लक्ष्मी जी की बुक है, ऑथेंटिक बुक है, बहुत ही सुपर बुक है फूड्स की. ये समझ में आ रहा है आपको? तो कभी कभी हमें अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करने की ज़रूरत है, ना कि जो आंसर दिया है एज इट इज़ उसको रट लेने की ज़रूरत है, ठीक है. अब सुनिए, द ग्रोथ हार्मोन से भी फ़र्क पड़ता है, एपिनेफ्रिन से भी फ़र्क पड़ता है, मतलब एड्रिनल ग्लैंड का भी फ़र्क पड़ता है आपके BMR पर. लेकिन मेन क्वेश्चन था जो आपके पूछा जा चुका है 2010 में, वहाँ पर आंसर BMR आपके ज़्यादा हो जाएगा. आंसर होगा BMR ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है. BMR बढ़ जाएगा, BMR आपके बढ़ जाएगा. अगर आपके थायरॉक्सिन ज़्यादा BMR ज़्यादा, थायरॉक्सिन कम BMR कम, बस बिल्कुल एक साथ चलते हैं दोनों. समझ आ गई आपको बात? इतनी बात समझ आ गई? अब सुनिए, एज के मैं आपको बताती हूँ. BMR is at its highest during the first 2 years of life. शुरुआत के जीवन के 2 साल में BMR बहुत तेज होता है, बहुत हाई होता है. It declines gradually throughout childhood and accelerate मतलब एक्सेलरेट करता है, एकदम से ब्रूम मारता है slightly in adolescence. चाइल्डहुड में कम हो जाता है, फिर एडोलेसेंट में थोड़ा सा एक्सेलरेट कर देता है. आप बाइक को एक्सेलरेट करते हो ना, थोड़ा सा हल्का सा स्लाइटली एक्सेलरेट होता है एडोलेसेंस में, ठीक है. देयर आफ्टर द डिक्लाइन कंटिन्यूस थ्रू आउट द लाइफ, और फिर बाद में जो है थ्रू आउट द लाइफ कम ही होता जाता है. एडोलेसेंस में क्यों थोड़ा सा एक्सेलरेट करता है, क्यों थोड़ा सा बढ़ता है BMR? क्योंकि बच्चे फिजिकल एक्टिव होते हैं, उनके बॉडी के अंदर बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस हो रहे होते हैं, उनकी सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप हो रही होती हैं. लड़कियों में मेंस्ट्रुअल स्टार्ट हो जाता है, लड़कों में लड़कियों में प्यूबर्टी आ जाती है, बहुत से चेंजेस होते हैं जिसकी वजह से उनका BMR भी इंक्रीज होता है. कब? एडोलेसेंस में. और इन्फेंसी में तो सबसे हाई होता है, चाइल्डहुड में कम हो जाता है, और फिर एडोलेसेंस के बाद भी धीरे धीरे ओल्ड एज तक आते आते आपके BMR क्या हो जाता है? कम हो जाता है, ठीक है. चलिए, जेंडर की बात हम कर चुके हैं. विमेन हैव मोर एडिपोज टिश्यूज एंड लेस मसल टिश्यू. फीमेल के पास एडिपोज टिश्यू ज़्यादा है, मसल टिश्यू कम है, ठीक है, जिसकी वजह से उनका BMR भी कम है. वहीं मेल के पास क्या है? लीन बॉडी मास है, मसल टिश्यू उनके पास ज़्यादा है, उनकी बॉडी बहुत जल्दी बन जाती है, उनका BMR हाई है फीमेल से, ठीक है. ये चीज़ आपको समझ में आ गई? इतनी चीज़ तो ये मैं आपको समझाना चाह रही थी
कि मैंने जो ये आज आपको ये BMR को दोबारा से पढ़ाने का जो बेड़ा उठाया है वो क्यों उठाया और क्यों समझाया। वो जो क्वेश्चन है उसका जो आंसर होगा, जो सही आंसर है वो है कि BMR, अगर बॉडी में थायरॉक्सिन हार्मोन का अधिक स्रावण है तो BMR भी बढ़ेगा। समझ में आ रहा है? और 50 से 70% बढ़ जाता है। और अगर बॉडी में थायराइड ग्लैंड से थायरॉक्सिन हार्मोन का स्रावण कम है, हाइपोथायरॉयडिज्म है, तो BMR भी कम हो जाएगा, 30% BMR कम हो जाएगा। ठीक है, उसी सेट में आपके एक और क्वेश्चन भी है। आई होप ये चीज़ आज आपको क्लियर होगी और अब आप रटना बंद करके कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे, अदरवाइज आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। आपका कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है। BMR बहुत एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एनर्जी एक्सपेंडिचर का। आपके इंटरनल वाइटल फंक्शंस जो होते हैं उसमें जो एनर्जी यूज़ होती है वो आपके BMR है। ठीक है, वो बहुत उसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। आपकी एज, आपका जेंडर, आपके जो ग्लैंड्स हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स है, उसमें भी सबसे ज़्यादा आपके थायराइड, प्रेगनेंसी में BMR हाई होता है। क्यों हाई होता है भाई? एक बच्चा अंदर पल रहा है, जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं उनको ज़्यादा वर्क करना पड़ रहा है, ज़्यादा एनर्जी उनकी यूज़ हो रही है, ज़्यादा फंक्शन कर रहे हैं। वो आपको वीडियो भेजा भी था, आपने देखा भी था कि कितना ज़्यादा वो फंक्शन कर रहे थे, नॉर्मल लेवल से ज़्यादा उनका फंक्शन हो रहा था। ठीक है, जब बच्चा पूरा बढ़ जाता है। तो ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स हैं, इसको ध्यान से पढ़िए, टॉपिक को ध्यान से आंसर करिए बजाय रटने के। एक और क्वेश्चन है उसी में आपके उसी सेट में एक और क्वेश्चन है जो कि बहुत ही हैरानी वाला क्वेश्चन है और मैं उसको आपको बताती हूँ। प्रैक्टिस सेट्स में गलत है, मैं मानती हूँ प्रैक्टिस सेट में गलत है। आपसे पूछा है नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर। ठीक है, अच्छा हाँ, वहाँ BMR की भी बात आ जाएगी कि बॉडी टेम्परेचर अगर आपके इंक्रीज होता है, मान लीजिए आपका बॉडी टेम्परेचर, ठीक है, बॉडी टेम्परेचर मतलब आपके शरीर का तापमान अगर इंक्रीज होता है, 1 डिग्री अगर आपके इंक्रीज हुआ है तो 7% फ़ारेनहाइट, ठीक है, फ़ारेनहाइट 7% फ़ारेनहाइट में आपके BMR इंक्रीज हो जाएगा, 7% इंक्रीज हो जाएगा। अगर 1 डिग्री भी आपके जो है आपका बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, अगर आपके शरीर का तापमान नॉर्मल होता है 37 डिग्री सेल्सियस एंड 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, ये आपका नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है। अगर ये 37 से 38 डिग्री सेल्सियस हो गया तो BMR आपके 7% इंक्रीज हो जाएगा, 7% इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया? सॉरी, 13%, सेल्सियस की बात हो रही है ना, तो 13% इंक्रीज हो जाएगा। सेल्सियस की बात हो रही है तो 13% इंक्रीज हो जाएगा। और वहीं अगर आपका 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट से आपके 99.6 डिग्री फ़ारेनहाइट हो गया तो आपका 7% इंक्रीज हो जाएगा। ये बात ध्यान रखिएगा। फ़ारेनहाइट में रीडिंग अलग है, सेल्सियस में रीडिंग अलग है। अगर आप सेल्सियस में बात कर रहे हो, अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ गया है तो कितना आपके परसेंट जो है बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा, तो वो 13% होगा। समझ में आ रहा है? और अगर आपसे 1 डिग्री फ़ारेनहाइट की बात हो रही है तो 7% होगा। मैं क्लियर कर देती हूँ। एन एलिवेशन इन द बॉडी टेम्परेचर अबव 37 डिग्री सेल्सियस, ये हमारा नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है। नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर शरीर का तापमान है आपका, सेल्सियस में ये है, फ़ारेनहाइट में ये है। 98.4 भी मिलता है लेकिन 98.6 है फ़ारेनहाइट। इंक्रीज द बेसल मेटाबॉलिज्म बाय 13% फॉर ईच डिग्री सेल्सियस। अगर आप सेल्सियस की बात कर रहे हैं, अगर आपका टेम्परेचर 37 है, 37 से 38 हो गया तो 13% BMR इंक्रीज होगा सेल्सियस में। समझ आ रही है? दिमाग में आ रही है? और वहीं 7% फॉर ईच डिग्री ऑफ फ़ारेनहाइट, 7% फॉर ईच डिग्री ऑफ फ़ारेनहाइट। अगर आप फ़ारेनहाइट में बात कर रहे हैं, 98.6 है और आपका 99.6 हो गया तो 7% इंक्रीज होगा आपका फ़ारेनहाइट में BMR। समझ में आ गया? तो कहने का तात्पर्य है, अगर आपके शरीर का तापमान बढ़ेगा तो BMR भी बढ़ेगा। समझ में आया? अगर आपको फीवर हुआ, आपका बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज हुआ तो BMR भी इंक्रीज होगा। सेल्सियस में बोलेंगे तो 13% इंक्रीज होगा, फ़ारेनहाइट में बोलेंगे तो 7% इंक्रीज होगा। इज इट क्लियर? अब उसी में एक क्वेश्चन है आपके, टेम्परेचर वाला भी यहाँ पर क्लियर हो गया। उसी प्रैक्टिस सेट में एक क्वेश्चन है आपके जो कि मैं आपको बताती हूँ। वहाँ क्वेश्चन ये पूछा गया है आपसे, शरीर का
सामान्यतः शरीर का तापक्रम होता है। क्वेश्चन है सामान्यतः, मतलब आप लोगों ने भी उसे रट लिया। शरीर का, सामान्यतः शरीर का तापक्रम होता है, मतलब टेम्परेचर होता है। ठीक है, क्या होता है भाई? ऑप्शंस क्या हैं? ए, बी, सी, डी। ऑप्शन है 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक, सामान्यतः शरीर का तापक्रम होता है 98.4 डिग्री सेल्सियस लिखा हुआ है, सेल्सियस लिखा है, एक में तो सेल्सियस लिखा हुआ है। 93 डिग्री आपके है 93 क्या लिखा है दूसरा ऑप्शन में आपके? 98.3 डिग्री सेल्सियस और 100 डिग्री सेल्सियस और आपके नन ऑफ देम। तो क्या आंसर करेंगे आप यहाँ पर? बताइए आप क्या आंसर करेंगे? आप क्या आंसर करेंगे? आप करेंगे नन ऑफ देम, नन ऑफ देम, क्योंकि ये सेल्सियस में लिखे हुए हैं तीनों। और अगर मैं यहीं पर आपको बोल दूं 98 डिग्री फ़ारेनहाइट, तो क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 आंसर हो जाएगा। 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। सेल्सियस में हमारा टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, सेल्सियस में कितना टेम्परेचर होता है? 37 डिग्री सेल्सियस। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन आपको बताया, क्योंकि वहाँ जब बच्चे क्लियर कर रहे थे तो एक बच्चे ने क्वेश्चन डाला भी है, उसने यहाँ पर सेल्सियस डाल दिया है 98.4 डिग्री सेल्सियस, और सबने आंसर यही लगाया है। मोस्टली बच्चों ने आंसर यही लगाया है, जो कि गलत है, जो कि गलत है। और वहीं दूसरे बच्चे ने डाला है तो उसने यहाँ पर ऐसे डाला है, डिग्री फ़ारेनहाइट लिख के डाला है, तो आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ सेल्सियस लिखा हुआ है तो आपका आंसर नन ऑफ देम होगा, इनमें से ये सारे गलत हैं। सेल्सियस में आपके 37 डिग्री सेल्सियस जो है आपका बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल होता है। और अगर आपका बॉडी टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस भी इंक्रीज़ हुआ तो 13% आपका BMR इंक्रीज़ होगा। फ़ारेनहाइट में अगर आपका 1 डिग्री भी इंक्रीज़ हुआ तो 7% आपके फ़ारेनहाइट में BMR इंक्रीज़ होगा। इज़ इट क्लियर? तो सामान्यतः शरीर का टेम्परेचर जो होता है, बॉडी टेम्परेचर, वो भी लिख लीजिए आप लोग भाई, इसे लिख लीजिए, चाहे अपने दीवार पे कहीं पे लिख के छोड़ दीजिए। आपको ये चीज़ समझ आनी चाहिए, आपके एग्ज़ाम में बहुत इंपॉर्टेंट है। 37 डिग्री सेल्सियस है, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट है। कभी कभी 98.6 नहीं लिखा होता है तो आपके ये लिखा होता है 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा आप लोग, सेल्सियस में और फ़ारेनहाइट में। अगर सेल्सियस में आपके टेम्परेचर इंक्रीज़ हुआ तो BMR 13% इंक्रीज़ हो जाएगा। ठीक है, और अगर आप फ़ारेनहाइट में अपना टेम्परेचर इंक्रीज़ देख रहे हैं, जो भी लिखी हुई है वहाँ पे, तो 7% आपके BMR इंक्रीज़ होगा। ठीक है, BMR डिक्रीज़ कब होगा? जब आप सो रहे होंगे, जब आप सो रहे होंगे BMR कम। ठीक है, आप लेस एक्टिव हैं, BMR कम। आप ओल्ड होते जा रहे हैं, BMR कम। फीमेल्स में BMR कम। ठीक है, ये सब चीज़ें ध्यान रखिएगा। चलिए, आज के ये क्वेश्चंस होते हैं। मुझे इसमें एक क्वेश्चन और याद है, क्योंकि अभी हमने ये प्रैक्टिस सेट किया है। इसका एक क्वेश्चन और भी था जिसमें इशू था। हाँ, कशेरुक रज्जु से कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती हैं? कशेरुक रज्जु, ठीक है, कशेरुक रज्जु क्या होता है और कशेरुक दंड क्या होता है, ये मैं आप लोगों को समझा समझा के थक चुकी हूँ, क्योंकि आपके दिमाग में एक ही कॉन्सेप्ट बचपन से फिट किया गया और वो फिट है क्या, कि ये जो ब्रेन है, मान लो ये ब्रेन है हमारा, ठीक है, और ये जो पीछे ये जो इसमें से ब्रेन से जो ये मेड्यूला निकला है, ये जो निकला है, यही हमारी रीढ़ की हड्डी है। आपके दिमाग में ये फिट है, आपके स्कीमा बन चुका है दिमाग में, क्या कि ब्रेन से जो बाहर निकलता है, ये ब्रेन है, यहाँ तक ये ब्रेन है, यहाँ से जो ये नीचे निकला फोरनम मैग्नम से, ये जो नीचे निकल गया ब्रेन मेड्यूला जो नीचे निकल गया, आपको बस वो रट गया है क्या, कि वो रीढ़ की हड्डी है। ठीक है, आपके दिमाग में फिट है। आपको 1000 बार समझाया कि ये स्पाइनल कॉर्ड है, ये स्पाइनल कॉर्ड है, सेकंड ब्रेन है आपका,
ये ब्रेन है। जैसे ही ये ब्रेन यहाँ से बाहर आ गया, आपकी पूरी बॉडी से कनेक्ट करने के लिए, आपकी पूरी बॉडी से कनेक्ट करने के लिए ये स्पाइनल कॉर्ड है। जिस तरह से ब्रेन को, ठीक है, जिस तरह से आपके ब्रेन को क्रेनियम सपोर्ट करता है, उसी तरह से आपके स्पाइनल कॉर्ड को वर्टिबल कॉलम सपोर्ट करता है, प्रोटेक्ट करता है। सपोर्ट नहीं करता है, प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। वर्टिबल कॉलम, वर्टिबल कॉलम को आपके रीढ़ की हड्डी बोलते हैं। और ये जो स्पाइनल कॉर्ड निकल आई है, ये जो मिड्यूला नीचे निकल आया है, इसी को आपके कशेरुक रज्जू बोलते हैं। कशेरुक रज्जू, कॉर्ड मतलब रस्सी, रज्जू मतलब रस्सी, हड्डी ये कॉलम, ये कॉलम्स बने हुए हैं ऐसे रीढ़ की हड्डी। ये 33 होते हैं बचपन में, बड़े तक होते होते ये केवल 26 रह जाती हैं, क्योंकि नीचे की 5 फ्यूज़ हो जाती हैं, ठीक है। अब जो ये स्पाइनल कॉर्ड निकली, ये जो मेरी स्पाइनल कॉर्ड आ गई, मान लो सामने ये आ गई, इसे मेरे पूरे शरीर में कनेक्ट करना है, मेरे पूरे शरीर में नर्व्स जा रही हैं, तो 31 जोड़े पेयर निकलते हैं। समझ में आ रहा है? 31 जोड़े, 31 पेयर्स निकलते हैं। उसमें आंसर दिया है 33 रटो, कशेरुक रज्जू, क्योंकि उनको कशेरुक रज्जू क्या पता समझ में आती है, रीढ़ की हड्डी। रीढ़ की हड्डी नहीं है कशेरुक रज्जू, कशेरुक रज्जू स्पाइनल कॉर्ड है, स्पाइनल कॉर्ड। कशेरुक दंड होता है आपके रीढ़ की हड्डी, जिसमें 33 हड्डियां होती हैं, और जो कि बचपन में होती हैं, बड़े तक आते आते आपके अडल्ट होते होते वो केवल 26 रह जाती हैं। लेकिन इसमें 31 ही नसें होती हैं, नर्व्स जो पूरी बॉडी में जा रही हैं, फैल रही हैं। ब्रेन से 12 जोड़ी निकलती हैं, स्पाइनल कॉर्ड से 31 जोड़ी निकलती हैं। 31 जोड़े, 31 पेयर्स, और ये हमेशा इतने ही रहते हैं, ये कभी कम नहीं होते। समझ में आया? ये कम हो जाती हैं, बचपन में 33 होती हैं, धीरे धीरे 26 रह जाती हैं। क्या? वर्टिबल कॉलम, जो इस स्पाइनल कॉर्ड को, ये जो अंदर ये जो ब्रेन निकल आया दूसरा वाला, इसे रेड से बना देती हूँ, ये इसको प्रोटेक्ट करने के लिए ऊपर से ये जो है, इसे वर्टिबल कॉलम बोलते हैं, रीढ़ की हड्डी बोलते हैं। हड्डियाँ 33 होती हैं, फ्यूज़ होकर 26 रह जाती हैं। नर्व्स 31 होती हैं, 31 जोड़े, 31 पेयर्स, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए, वरना आपका डम हो जाएगा पेपर में, ये बात ध्यान रखिएगा। प्रैक्टिस सेट गलत हो सकता है, लेकिन कोई भी आयोग इतना गलत एग्जाम में आंसर आपको नहीं दे सकता, ठीक है, कि आप कुछ भी प्रैक्टिस सेट में पढ़ लें और वो गलत है। प्रैक्टिस सेट में गलती हो सकती है, मैनुअल होते हैं, प्रिंटिंग में मिस्टेक हो सकती है, लेकिन अपना कॉन्सेप्ट तो क्लियर कीजिए, ठीक है। बीएमआर आप गलत पढ़ रहे हैं, उस पर फिर बहस करते हैं कि नहीं प्रैक्टिस सेट में दिया है कि बीएमआर तो है भाई, थायरॉक्सिन अधिक स्रावण हुआ तो बीएमआर कम, ठीक है। ऐसा नहीं होता है। थायरॉक्सिन हार्मोन डायरेक्टली रिलेट करता है आपके बेसल मेटाबॉलिक रेट्स को, डायरेक्टली। अगर वो ज़्यादा तो बीएमआर ज़्यादा, अगर वो कम बॉडी में तो बीएमआर भी कम आपकी बॉडी में। मैंने आपको परसेंटेजेस भी लिखवा दिए, कितना कम कितना ज़्यादा, 30% कम, 50 से 70% ज़्यादा। समझ में आ गया? क्लियर हो गया आपको? चलिए, ये भी है, मुझे लगता है आपको क्लियर हो गया होगा। बाकी मैं समझती हूँ जीवन भर हमने पढ़ाई है कि रीढ़ की हड्डी, स्पाइनल कॉर्ड को रीढ़ की हड्डी पढ़ा है, तो वो इतनी इजीली आपके दिमाग से नहीं जाएगा, लेकिन जब नंबर कटेंगे तब ज़रूर जाएगा दिमाग से। तब समझ में आ जाएगा कि मैम ने बताया था कशेरुक रज्जू और कशेरुक दंड में क्या डिफरेंस है। रीढ़ की हड्डी को कशेरुक दंड बोलते हैं हिंदी में, और स्पाइनल कॉर्ड को कशेरुक रज्जू बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। चलिए, तो आज का क्लास मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। मैं एक बार देख लेती हूँ बीएमआर में अब कुछ बचा नहीं है ऐसा पढ़ाने के लिए, 1 सेकंड देना। टेम्परेचर की भी बात कर ली हमने, एज की भी बात कर ली, प्रेगनेंसी की भी बात कर ली। प्रेगनेंसी में आपने पढ़ाई है 10 से 12% तक बीएमआर इंक्रीज़ हो जाता है, बिल्कुल भाई हो जाता है आपके, ठीक है। ओवर फीडिंग, अगर आप बीएमआर मतलब ओवर फीडिंग करते हैं, बीएमआर अफेक्टेड बाय फूड कंजम्पशन, अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा खाना खाते हैं, ओवर फीडिंग करते हैं, तब भी आपका बीएमआर इंक्रीज होता है, ठीक है। और अगर आप अंडर फीडिंग करते हैं तो आपका बीएमआर रिड्यूस होता है। समझ लीजिएगा, ध्यान रखिएगा इन सब चीज़ों को, ठीक है।
स्मोकिंग करेंगे तो BMR इंक्रीज़ होगा आपके। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें इसमें दी हुई हैं, बहुत ही बढ़िया से एक्सप्लेन भी किया हुआ है। मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन करके बता दिया है। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, लेकिन सही पढ़िए और प्रैक्टिस सेट को लगाइए। इसलिए वहाँ पर हम संडे टू संडे होम साइंस प्लैनेट पर प्रैक्टिस सेट सॉल्व करते हैं और कोशिश करते हैं, मैं और मेरी टीम, मेरी 11 बंदों की टीम है, कि हम उसको ठीक कर सकें। मेरे पर्सपेक्शियस हैं, उसमें मेरे एडमिन्स हैं, उसमें JRF क्वालिफाइड हैं, कुछ JRF के लिए तैयारी कर रहे हैं जो टीम है मेरी, और बहुत ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कहीं ना कहीं किसी ना किसी लेवल पर अपने मतलब मास्टरी किए हुए हैं अपने सब्जेक्ट से। कोई टेक्सटाइल से है, कोई होम मैनेजमेंट से है, कोई प्राइमरी की जॉब को लेफ्ट किए हुए हैं। तो ऐसे बहुत से लोग हैं जो मेरी हेल्प करते हैं कि मैं आपको हेल्प कर सकूं, और वो हमारे साथ लगे रहते हैं। तो ध्यान से प्रैक्टिस सेट को सॉल्व कीजिए, होम साइंस प्लैनेट को ज़रूर ज्वाइन कीजिए, पोल्स बनाइए, पोल्स बना के अपनी गलतियाँ, अपनी चीज़ें समझ में आती हैं और डाउट्स क्लियर होते हैं। आई होप ये BMR वाला पोर्शन तो आपको बिल्कुल क्लियर हुआ होगा कि भाई BMR जो है थायरॉक्सिन के अधिक स्त्रावण होने पर कम होता है या ज़्यादा होता है, ये ज़रूर आपको क्लियर हुआ होगा। और टेम्परेचर भी आपको समझ में आया होगा कि बॉडी का टेम्परेचर क्या है, 37 डिग्री सेल्सियस में है, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट में है। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। आज के लिए बस इतना ही, आज मुझे आपको यही समझाना था। और नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। मेरा नेक्स्ट टॉपिक आपको रहेगा इनकम। मैं आपको होम मैनेजमेंट में अब इनकम पढ़ाऊंगी, जो भी है उसको भी लेकर के कुछ डाउट्स हैं तो वो भी हम क्लियर करेंगे, पूरी कोशिश करूँगी मैं। चलिए, नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिए। बाय बाय स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच, बाय।